वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में। यानी अभी अभी जो छात्र छात्राएँ हमारे इंटर पास करके आए हैं, 12th की परीक्षा दे करके आए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं अच्छे खासे नंबर से, अभी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, रिजल्ट आपका वैसे तो आ चुका है। लेकिन अगर आपने एक प्रकार से इससे पहले शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ा या एजुकेशन नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान नहीं होना है आपको। 12th पास करके आप आए हैं और आपको मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको शिक्षा शास्त्र समझाने वाला हूं। शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है आपको बीए के प्रथम सेमेस्टर में आपको बताऊंगा। माइनर और मेजर दोनों का सब्जेक्ट यही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब आप बीए में एडमिशन लेते पहली बार तो माइनर और मेजर एक प्रकार से ये दो प्रकार के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक सब्जेक्ट होता है आपका को करिकुलर। तो को करिकुलर क्या होता है, जिसको अनिवार्य प्रश्न पत्र भी कहते हैं। अनिवार्य प्रश्न पत्र जो होता है वो हर एक सेमेस्टर में बदलता रहता है। ऐसे ही जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो मुख्य विषय, यानी जो आप चुनिंदा विषय लेते हैं जिनसे आपको आगे चल करके एमए वगैरह कर लेना है। एक सब्जेक्ट आपका होता है माइनर, यानी कि जो जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। यानी एक सब्जेक्ट से मान लेते हैं आप बीएससी कर रहे हैं और आपका हिंदी पढ़ने का मन है तो आप बीएससी करने के साथ साथ हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ये एक प्रकार से होता है माइनर सब्जेक्ट का मतलब। यानी माइनर सब्जेक्ट का फायदा बेसिकली इसीलिए किया गया ताकि कोई व्यक्ति बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है तो वो भी हिंदी का मजा ले पाए, वो भी सोशियोलॉजी का मजा ले पाए, वो भी एजुकेशन पढ़ पाए। इसलिए एक प्रकार से माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था की गई। तो माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, मेजर, माइनर, को करिकुलर, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना है। मेजर और माइनर का सिलेबस यही है। रही बात को करिकुलर परीक्षाओं की, तो को करिकुलर के लिए एक दूसरा चैनल हमारा है, को करिकुलर मास्टर। कौन सा चैनल है? को करिकुलर मास्टर। उस चैनल पर आप जाइएगा, वहां पर आपको उसका सिलेबस मिल जाएगा और 2 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं जिसमें आपको पढ़ना है फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। ठीक है, आइए अब हम चर्चा करते बिना समय गंवाए हुए बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्र। न्यू सिलेबस है 2024, 25, 26, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही सिलेबस आपको पढ़ना है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं महोदय। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब भी आप एक प्रकार से बीए में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बीए के सिलेबस को जरूर कंप्लीट करना है। हालांकि मैं महासंग्राम, वीडियो रिवीजन क्लास ये सब लाता रहता हूँ। अच्छा, पढ़ना क्या है आपको शिक्षा शास्त्र में यानी कि एजुकेशन में? तो आपको पढ़ना है महोदय, क्या पढ़ना है भाई? आपको पढ़ना है सेमेस्टर नंबर 1 में। देखिए, आप फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिए हैं तो आप सेमेस्टर को लेकर के परेशान होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब होता है, यानी फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। एक होता है फर्स्ट सेमेस्टर, एक होता है सेकंड सेमेस्टर। ऐसे ही जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो भी आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे, एक थर्ड सेमेस्टर और एक फोर्थ सेमेस्टर। जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे बीए के तो आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे, एक होगा फिफ्थ सेमेस्टर और एक होगा 6th सेमेस्टर। इस तरीके से 3 साल बीए जो होती है, इसका अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ 3 साल का ही बीए करवाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 4 साल का बीए करवाती हैं। अगर आप 4 साल बीए करेंगे तो एमए आपका 1 साल करना पड़ेगा, यही व्यवस्था है। बाकी अगर आप बीए 3 साल करते हैं तो एमए आप 2 साल करेंगे। इस तरीके से 5 साल की आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। ठीक है, 5 साल एमए कर लेंगे तो क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें आपको जाननी है। सेमेस्टर नंबर 1 की अगर बात करें हम, हाँ, तो शिक्षा शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है बीए के प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है यानी नाम है वो है शिक्षा की संकल्पीय रूपरेखा। यानी बेसिकली शिक्षा शास्त्र में जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, मूलभूत कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं के बारे में आपको जानना है। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम किस तरीके से कवर करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चले, 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बेसिकली बटा हुआ होता है। ठीक है, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 की, तब से सिलेबस जो है थोड़ा सा अलग तरीके का बनाया गया है और बड़ा ज़बरदस्त सिलेबस है। इकाई नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 अंग्रेजी में कहेंगे। इसमें आपको पढ़ना है शिक्षा की अवधारणा और शिक्षा का लक्ष्य। अवधारणा मतलब होता है अर्थ और परिभाषा, यानी शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा की परिभाषा क्या है। इन दोनों को अगर मिला लें तो बनता है आपका क्या? अवधारणा। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा। ठीक है, तो अवधारणा की बात करेंगे तो शिक्षा की अर्थ या शिक्षा की परिभाषा की अगर बात करें तो शिक्षा का अर्थ एक होता है संकुचित अर्थ, एक व्यापक अर्थ होता है। तो उसको विस्तार से हम जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है और विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं
उन परिभाषाओं को भी समझने का प्रयास हम लोग करेंगे और उसका क्या लक्ष्य होता है, क्या एम होता है, उसको जानेंगे। अब इसमें ये तो यूनिट का आपके नाम है, कई चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे भारतीय मतलब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में एक प्रकार से किस तरीके से जीवन का मार्गदर्शन करती थी शिक्षा। इसके अलावा गुरु और शिक्षा की क्या अवधारणा थी, गुरु और शिष्य की क्या अवधारणा थी, गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध थे, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा क्या भैया, शिक्षा की अवधारणा, यानी इसमें आपको अर्थ और शिक्षा की प्रकृति भी जाननी पड़ेगी। प्रकृति माने होता है नेचर, यानी शिक्षा शास्त्र जो सब्जेक्ट है इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर प्राकृतिक मतलब साइंटिफिक है या ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है, यानी कला है कि साइंस है शिक्षा शास्त्र, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा विद्या ज्ञान शिक्षण और प्रशिक्षण बनाम शिक्षा, यानी विद्या ज्ञान शिक्षण, विद्या ज्ञान परंपरा एक है, विद्या ज्ञान के बारे में समझेंगे। और शिक्षण और प्रशिक्षण क्या होता है, शिक्षण का मतलब होता है जो हम टीचिंग करते हैं उसको, और प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग जिसको आप कहते हैं। तो टीचिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। और इसके अलावा शिक्षा से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे व्यक्तिवादी उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, लोकतांत्रिक उद्देश्य और व्यावसायिक उद्देश्य। तो इन तमाम प्रकार के उद्देश्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 1 यहाँ पर आपका होगा समाप्त। यूनिट नंबर 2 में देखेंगे, यानी इकाई संख्या 2 में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमको। इकाई नंबर 2 में आपको शिक्षा के कार्य के बारे में समझना है कि शिक्षा का क्या क्या कार्य होता है, शिक्षा के द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहले आपको पढ़ना है सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण करने में, यानी कि जो कल्चर होता है, संस्कृति होती है, वो शिक्षा के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है और शिक्षा एक माध्यम का काम करता है वहाँ पर, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मानव मूल्य, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो होता है उसको जानने में, उसको अधिग्रहण यानी समझने में और उसका सृजन करने में, उसको एक प्रकार से आत्मसात करने में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए, जैसे आपके पिताजी क्या करते थे वो आप करेंगे, या आप जो करते हैं आपका बच्चा आपसे सीखेगा। तो इस तरीके से ये संस्कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती हैं, शिक्षा के माध्यम से ही जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, चूँकि जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। अभी आप देखते हैं तमाम प्रकार के जो एक प्रकार सांप्रदायिकता होती है, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं सांप्रदायिकता में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप देखते हैं राजनीतिक माहौल में लोग लड़ने भिड़ने लगते हैं चौराहे पर बैठ करके चाय पीते वक्त, तो वो सब एक प्रकार से वो शिक्षित नहीं होते हैं या कम शिक्षित होते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। अगर वो एक प्रकार सारी चीज़ों को जान जाएं तो एक प्रकार से वो लड़ाई झगड़ा या जो सांप्रदायिक हिंसे होते हैं वो एक प्रकार से कम होने लगेंगे। तो राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे ज़रूरी जो फैक्टर है वो होता है शिक्षा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, ये तब आप जान पाएंगे जब एक प्रकार से आप शिक्षित होंगे। तो शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 में हम बढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ना है आपको, शिक्षा के रूप, यानी शिक्षा कई रूपों में आपको देखने को मिलती है। शिक्षा के बेसिकली 3 रूप होते हैं, पहले 2 ही रूप हुआ करते थे। जब से एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तब से इसके 3 रूप सामने आ गए हैं। पहला रूप है औपचारिक रूप, जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, एक सिलेबस होता है आपका, ठीक है। इस सिलेबस के अलावा इसमें एक टीचर होता है जो आपको पढ़ाता है, एक समय फिक्स होता है कि इतने समय तक आपको पढ़ाना है, 1 साल बाद डिग्री मिलेगी, एक एग्ज़ाम होता है उसमें आप पास होते हैं, फेल होते हैं, यानी जो आप टीचर आपको पढ़ाता है अच्छे तरीके से और आप विद्यालय कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, वो होती है औपचारिक शिक्षा। एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर जा कर के पढ़ते हैं। दूसरी शिक्षा होती है अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा का अनौपचारिक रूप जो होता है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और जब तक मर नहीं जाता है व्यक्ति, तब तक जो सीखता है वो सब अनौपचारिक शिक्षा में अंतर आता है, मतलब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत वो आता है। अब अनौपचारिक शिक्षा जो होता है इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं और औपचारिक शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। आप ऐसे समझें इसको, जैसे आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो एक फॉर्मल पैंट जो होता है वो जब कहीं ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप पहनते फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज़, तो वो औपचारिक शूज़ होते हैं, ठीक है। और जो अनौपचारिक होता है इनफॉर्मल, जैसे आप जीन्स पैंट पहन के या टी शर्ट पहन के चाय पीने चले गए, समोसा खाने चले गए, तो ये सब एक प्रकार से अनौपचारिक। तो ऐसे ही आपके घर में जो आपको सिखाते हैं या आप सीखते हैं, क्रीड़ा समूह में सीखते हैं या अन्य स्थानों पर सीखते हैं, तमाम प्रकार के स्थानों पर, वो अनौपचारिक होता है, यानी किसी विधि से आप
किसी भी स्थान पर कभी भी कैसे भी सीख सकते हैं किसी से भी, वो अनौपचारिक शिक्षा है। तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा, या एक प्रकार से इसी को नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। जैसे मैं और आप हूँ, अब आपका मन है अभी चाय पीने का, तो आप वीडियो बंद करके चाय भी पी सकते हैं। तो ये एक प्रकार से ऐसी शिक्षा है निरौपचारिक शिक्षा। इससे डिजिटल माध्यम से शिक्षा आप ग्रहण करें, या आप समोसा खाते वक्त आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, ऐसे ही एक प्रकार से, या रेडियो सुन रहे हैं, टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे हैं, तो वो सब निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि जब आप एक प्रकार से कोई डिजिटल या एक प्रकार से ऐसी चीज़ें जो कि एक प्रकार से प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, उनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो निरौपचारिक शिक्षा का रूप होता है। तो यहाँ पर आपको ये मैंने समझा भी दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सारे चैप्टर्स को अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अभी सिलेबस समझेंगे, फिर उसके बाद में चैप्टर वाइज वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाऊंगा, वहाँ पर हम समझते रहेंगे हर एक चीज़ को। ठीक है। यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान और शिक्षा के बारे में। चूँकि भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी शिक्षा की बड़ी भूमिका रही। अगर जो शिक्षित रहे हैं वही तो संविधान बनाए हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गए, BN राव जी हो गए, या राजेंद्र प्रसाद जी की बड़ी भूमिका रही है। तो इन सभी लोगों ने एक प्रकार से शिक्षा ग्रहण की, विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा, उसके बाद में संविधान निर्माण हुआ। तो इसमें आपको पढ़ना है शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का समावेश कैसे हुआ, यानी जो संवैधानिक मूल्य थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, वो एक प्रकार से शिक्षा के द्वारा ही विकसित होती हैं। तो वो सब विकसित हुई, इसके अलावा उसमें शामिल किया गया भारतीय संविधान में उन चीज़ों को। और शिक्षा के लिए संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं, आप देखेंगे शिक्षा को लेकर के, शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में भी रखी गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा जाएगा। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा, और प्रत्येक देश का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। जो प्राइमरी पाठशाला में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, मतलब केंद्रीय विद्यालय में, तो वो सब एक प्रकार से इसी के तहत होता है। तो शिक्षा जब होती है तभी एक प्रकार से शिक्षित लोग होंगे जब संवैधानिक कमेटी में, तो वो शिक्षा को लेकर के प्रावधान बनाएंगे, और अशिक्षित होंगे तो वैसे ही चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, अपने जैसी। और इकाई नंबर 5 इसके बाद में हम समझेंगे। इकाई नंबर 5 में क्या पढ़ना है? प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, जैसे कि नर्सरी, KG, LKG, UKG जो होता है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, भारत में इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब आपको देखना है। जैसे यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, अब तो बदल गया है, अब उसका सिस्टम है पूरा चेंज हो गया है। पहले जो था उसके बारे में भी समझूंगा, और आज जो है नई शिक्षा नीति जो आई 2020 की, ये आप देखेंगे अभी। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब नई शिक्षा नीति के द्वारा किस तरीके से बदला, जैसे कि 5+3+3+3 का कॉन्सेप्ट, +3 का कॉन्सेप्ट जो है चल रहा है जो, तो ये कॉन्सेप्ट जैसे 5 साल आप देखते हैं, 3 साल कक्षा 1 से पहले, और 1 और 2 इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 3, 4 और 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 6, 7, 8 इसमें आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, 4 कर लें यहाँ पर। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका 9, 10, 11 और 12। ये एक प्रकार से पूरा सिनेरियो फिक्स किया गया है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। तो इस सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अवधारणा समझेंगे, प्री प्राइमरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, और प्रारंभिक शिक्षा होती क्या है। इसके अलावा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कुछ मॉडल जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए, जैसे कि बालबाड़ी या बाल विहार योजना, ठीक है, बालबाड़ी, बाल विहार, और इसके अलावा मेरिया मॉन्टेसरी वगैरह और तमाम प्रकार के विद्वानों ने जो विचार दिए, सभी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 और पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें क्या प्रावधान किया गया है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? इसके बाद में इकाई नंबर 6 के बारे में हम जानेंगे। इकाई नंबर 6 में आपको प्राथमिक शिक्षा पढ़नी है और माध्यमिक शिक्षा के बारे में जानना है। प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा को समझेंगे, क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है इसका, और वर्तमान में या भारत में माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भारत में प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य, यानी जो समस्याएं हैं वर्तमान में, किन किन मुद्दों का या किन किन समस्याओं का सामना कर रही है माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इकाई नंबर 7 में हम लोग पहुँचेंगे। इकाई नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है? इकाई नंबर 7 में देखेंगे भैया,
इकाई नंबर 7 में हमको हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के बारे में जानना है। उच्च शिक्षा की अवधारणा को समझेंगे, उद्देश्य को समझेंगे, यानी जो आप विश्वविद्यालय वगैरह में जो पढ़ते हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य प्रकार के कोर्स बीबीए, बीसीए, ये सब, ठीक है। तो उच्च शिक्षा इसमें आती है, यानी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में जब जो आप पढ़ते हैं। भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य क्या है, यानी कि वर्तमान परिदृश्य का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है उच्च शिक्षा की भारत में, ठीक है। और जो समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर के और समस्याओं को लेकर के बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले 2 वर्षों में, तो उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। और जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे प्रत्येक चैप्टर से उसको भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना आपको। और लास्ट इकाई जो है 8वीं इकाई, इसमें हमको क्या पढ़ना है, 8वीं इकाई में हमको पढ़ना है भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न मार्गदर्शक और नियामक निकाय। निकाय या नियामक निकाय से तात्पर्य होता है कुछ संस्थाएं हैं जो कि भारतीय शिक्षा में एक प्रकार से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पर बनाई गई हैं। तो उन्हीं संस्थाओं के बारे में जानेंगे। वो संस्थाएं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय एक प्रकार से, जिसको MHRD यानी कि जो है मानव विकास संसाधन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, यूनेस्को। और इसके अलावा यूनेस्को के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NCERT बोलते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। NCERT के कार्य, NCERT क्या करती है, कब स्थापना हुई, सारी जानकारी डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि यहाँ से परीक्षा में लगभग 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है तो, अगर लिखित होती है तो लगभग 25 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चूँकि यहाँ से अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए और कई विश्वविद्यालय में आए हैं। तो टेंशन आपको नहीं लेना, जो भी प्रश्न बने हैं उसको भी मैं बताऊँगा मॉडल पेपर्स के माध्यम से, और चीज़ें बताऊँगा। और अगला आपको शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण राज्य परिषद के बारे में समझना, जिसको आप जो है स्क्रेट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी SCERT। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद होती है, जिसको आप NCTE बोलते हैं, जिसमें शिक्षक को एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा एक टीचर के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करी जाती है NCTE के माध्यम से। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC जिसको आप कहते हैं, आपने सुना होगा UGC नेट वगैरह। तो UGC जो होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रकार से उसका नियम कायदा कैसा होगा ये सब डिसाइड करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली चलाती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको आप AICTE बोलते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो AICTE, UGC, NCTE और SCERT और NCERT, इसके अलावा यूनेस्को और MHRD, इन सभी के बारे में ये सब नियामक निकाय हैं। और इन्होंने एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे शिक्षा या भारतीय शिक्षा का मार्गदर्शन किया है समय समय पर। तो इसके बारे में जानेंगे क्या क्या मार्गदर्शन किया है और क्या क्या विशेषताएँ इनकी रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये सिलेबस रहा एजुकेशन का, BA के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का। इसके अलावा आपने कल देखा होगा होम साइंस का सिलेबस मैंने डिस्कस किया है। तो होम साइंस में आपको पढ़ना क्या है, पोषण के तत्व, ठीक है, और मानव विकास के बारे में। तो इसका सिलेबस हो चुका है, तो जिनका होम साइंस है वो देख लें। बाकी हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लगातार डिस्कस हो रहा है, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो, ताकि वो भी एक प्रकार से इससे लाभान्वित हो पाएँ। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।